हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑन द टॉपिक टीसीए साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल, जो कि रेस्पिरेशन का एक सब टॉपिक है। सो अभी हमने सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस जून 2024 के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने भी नेट में क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर्स या फिर उससे भी लास्ट ईयर, वो तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। साथ साथ अलग भी क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ, जिससे कि वो टॉपिक आपको अच्छे से याद हो जाए, रिवाइज हो जाए और वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है वो भी हम एक बार देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन अलग बन सकते हैं। सो इस टॉपिक में और इस सीरीज के अंदर हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, जिसमें एक मैंने रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस पर वीडियो बनाई है और एक बनाया है लिंक रिएक्शन पर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में, जो कि है टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस, वहां आपको मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द क्रेब्स साइकिल एंड टीसीए साइकिल। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद फिर हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। कि जो भी फूड हमने खाया है उस फूड से एनर्जी बनने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही रेस्पिरेशन बोलते हैं। हम खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल जाए। तो जब उस खाने से एनर्जी मिल रही होती है, जिस प्रोसेस में मिल रही होती है, उसी को ही हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, कई सारे स्टेप होने के बाद जाकर के फूड से हमें एटीपी मिलती है। वो कौन कौन से स्टेप है? तो सबसे पहले जब हमने फूड खाया तो वो डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ग्लूकोज फिर सेल में आया और सेल में आने के बाद ग्लूकोज से बने हैं पायरुवेट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो कि रेस्पिरेशन के अंदर ही आएगा। सो फर्स्ट प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस, जो कि साइटोप्लाज्म में होती है और वहां पर 2 NADH बनते हैं और 2 ATP डायरेक्ट बन जाती हैं, जिससे 2 पायरुवेट भी बनते हैं। अब ये पायरुवेट फिर मूव करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन भी 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए 2 कंडीशन रिक्वायरमेंट है, जिसमें कि O2 होना चाहिए और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। सो यहाँ अगर मैं बात कर रही हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट बन के फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आने के बाद पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जब कन्वर्ट हुआ है उसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है एक साइकिल में, जो कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही चल रही है, जिसको हम टीसीए साइकिल बोलते हैं, और ये 3rd स्टेप होता है। फिर टीसीए साइकिल से कुछ NADH और FADH2 बनते हैं। ये NADH और FADH2 फिर ETC में जाकर के ATP बनाते हैं, जो कि 4th स्टेप रहता है। सो बेसिकली हमने ग्लाइकोलिसिस के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, लिंक रिएक्शन के कर लिए हैं, और आज बारी है कि हम टीसीए साइकिल को पढ़ें और यहाँ से जितने क्वेश्चन आए हैं और जितने आ सकते हैं उन सबको देख लें। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं टीसीए साइकिल। बिल्कुल थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी इसके बारे में, फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टेप नंबर 3rd होता है टीसीए साइकिल, जिसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। सो टीसीए साइकिल क्यों बोला है? इसका मतलब है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इस साइकिल के दौरान जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यानी TCA होता है। इसीलिए इस साइकिल का नाम हमने TCA रख दिया है, और इसी को ही हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एक ऐसी साइकिल रन हो रही है, उन साइंटिस्ट का नाम क्रेब था, तो इसका क्रेब साइकिल नाम रखा गया है। ठीक है, लोकेशन होता कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ? इनर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में, स्पेस में या मैट्रिक्स में? सो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है टीसीए साइकिल, और वहीं पर लिंक रिएक्शन भी होती है। एंजाइम्स कितने चाहिए होते हैं? इस साइकिल के अंदर पूरे 8 स्टेप होते हैं। हर एक स्टेप के लिए अलग अलग एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पर 8 स्टेप्स प्रोसेस है ये। तो यहाँ 8 ही एंजाइम्स की हमको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, होता क्या है, वो एंजाइम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन भी कर रहे हैं, रिडक्शन भी हो रहा है,
डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, यानी कि CO2 का रिमूवल। ये सब प्रोसेस वहां चल रही हैं। नेचर कैसा है प्रोसेस का, यानी इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है। सो देखो कुछ इसमें रिवर्सिबल है, जिसमें रिवर्सिबल का मतलब है कि सेम एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसी प्रोडक्ट को फिर से सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन कुछ इरिवर्सिबल है, कुछ ऐसी हैं जिनको अगर हमें कन्वर्ट करना है, बैक करना है, सो अलग एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, डायरेक्ट वहां से नहीं हो सकता है। सबस्ट्रेट क्या होता है, एक एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि लिंक रिएक्शन से बना है, साथ में ये कंबाइन करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से। सो ये दोनों एज सबस्ट्रेट होते हैं लिंक क्रेब्स साइकिल के। प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मानो है फिर बाय प्रोडक्ट, हमें यहां मिलता है NADH, FADH2 एंड GTP। ठीक है, GTP मिलते हैं। सो ये प्रोडक्ट रहेगा क्रेब्स साइकिल का। आई होप यहां तक बातें समझ आ गई हैं। सो होता क्या है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लूकोज 6 कार्बन का है और हमने एक ग्लूकोज लिया है जो कि 6 कार्बन का है। ये ग्लूकोज फिर पायरुवेट बनाता है जो कि 3 कार्बन का है। सो अगर हमारे पास 6 कार्बन है और 3 कार्बन के बने हैं तो 2 कंपाउंड हमारे पास पायरुवेट के यहाँ बनते हैं। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसमें पायरुवेट बनते हैं 2। अब ये पायरुवेट फिर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, वहां पर लिंक रिएक्शन होती है। लिंक रिएक्शन के दौरान ये पायरुवेट एक CO2 को रिमूव कर देता है, यानी इस पायरुवेट के पास 3 कार्बन है, एक CO2 को रिमूव कर दिया है तो अब यहाँ 2 कार्बन बच गए हैं, बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ऐसे ही सेकंड वाला पायरुवेट भी करेगा, CO2 को रिमूव करके यहाँ पर 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देगा। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है TCA साइकिल में, और ये भी एंटर करता है, मतलब ये रन करता है एक TCA साइकिल, ये रन करता है दूसरी TCA साइकिल। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन आता है कि एक ग्लूकोज से कितनी TCA साइकिल चल सकती हैं, तो 2 चलती हैं। अगर बात आए कि एक पायरुवेट से कितनी होती है तो 1 होती है। अगर बात आए कि एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से कितनी होती है तो वो 1 होती है। तो इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। अगर सीधा ग्लूकोज से पूछेगा तो 2 TCA साइकिल, इनसे पूछता है तो 1-1 रहेगा। ओके, आगे देखिए। अच्छा ठीक है, इसके बारे में तुम्हें एक बार बता देती हूँ। जैसे क्वेश्चन हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में PYQs भी हैं और MCQs भी हैं। लेकिन यदि आप मेरे साथ में PYQs को ईयर वाइज और यूनिट वाइज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अपना सपना JRF के नाम से है। जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ फ्री क्लासेस का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप इस पर टैप करते हैं तो आपको ये कोर्स दिखाई देगा। हो सकता है ये बाहर भी दिखाई दे जाए, यहीं पर इसके ऊपर या फिर यहाँ पर नीचे, लेकिन इन केस अगर नहीं दिखाई देता है तो आप यहाँ पर टैप करेंगे फ्री क्लासेस में और आपको ये कोर्स दिखाई देगा, PYQs का धमाका। आपको इसको इनरोल करना है और इनरोल करने के बाद यहाँ रोज हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं। रोज मैं यहाँ पर तुमको लाइव पढ़ा रही हूँ। लाइव क्लासेस का टाइम रहता है 9 o'clock, 9 PM, जहाँ हम लाइव क्लास में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हारा जो भी डाउट रहता है वो मैं तुरंत पूछती हूँ और बताती हूँ। ठीक है, सो यदि आप भी मेरे साथ में PYQs को इस तरीके से डिस्कस करना चाहते हैं डिटेल में बिल्कुल और लाइव क्लास के साथ में, तो आप मेरा कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। यहाँ देखिए आगे हम आ गए हैं कि जो स्टेप्स हमने पढ़े हैं TCA साइकिल में कितने होते हैं, 8 होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में कितने होते हैं, 10 होते हैं। लिंक रिएक्शन में कितने होते हैं, 1 होता है। सो यहाँ पर 8 स्टेप्स है, हर एक स्टेप में अलग अलग काम हो रहा है। आपको याद रखना है कि किसमें क्या हुआ है। सो सबसे पहले स्टेप जो होता है वो है कंडेंसेशन। यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि लिंक रिएक्शन से आया है एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है, ये दोनों कंडेंसेशन करते हैं। ठीक है, और ये रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल है। ओके, इसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है उसमें होता है आइसोमेराइजेशन। अगेन ये रिवर्सिबल प्रोसेस है।
फिर थर्ड स्टेप में आता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी होगा जिसके रिस्पेक्ट में NaDH बनेगा, और डिकार्बोक्सिलेशन होगा जिसके रिस्पेक्ट में CO2 रिमूव होगी, और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फोर्थ में अगेन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, ये भी रिवर्सिबल है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन होता है जिससे NaDH बनेगा और CO2 रिमूव हो जाता है। फिफ्थ में होता है फोस्फोराइलेशन, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें GTP जो कि इक्विवेलेंट होती है ATP की, उसकी फॉर्मेशन होती है। और सिक्स्थ स्टेप में है डीहाइड्रोजनेशन, जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यहाँ पर केवल ऑक्सीडेशन होता है और FADH2 बनता है। इसके बाद सेवेंथ में होता है हाइड्रेशन, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके बाद एट्थ स्टेप जो है इसमें होता है डीहाइड्रोजनेशन, अगेन यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और NaDH बनता है, और ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो हल्के में मत लेना इस टॉपिक को। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कहाँ पर क्या हुआ है, क्या बना है, ये बातें तुम्हें याद रखनी है। सारी मैंने यहाँ पर बता दी हैं ताकि एक ही स्लाइड से चीजें याद हो सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस रिएक्शन का है वो है ये क्रेब्स साइकिल। सो देखिए, सबसे पहले बना है एसिटाइल कोएंजाइम A। अब इसके बनने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो लिंक रिएक्शन होती है, यदि ग्लूकोज से बनाना है तो ग्लूकोज से पहले ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट से फिर लिंक रिएक्शन होगी, एसिटाइल कोएंजाइम A बनेगा। तो ऐसे भी बन सकता है, लेकिन जो फैटी एसिड होते हैं उनसे भी एसिटाइल कोएंजाइम A को बनाया जा सकता है। कैसे बना सकते हैं ये मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में, यानी कि जो लिंक रिएक्शन वाला पार्ट है वहां पर पढ़ाया है, तो अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो वो वीडियो देख सकते हो। सो यहाँ बन गया है एसिटाइल कोएंजाइम A, साथ में है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये दोनों कंडेंसेशन करते हैं और यहाँ बनता है सिट्रेट, और कोएंजाइम A बाहर निकल जाता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां हुआ है कंडेंसेशन और बना है सिट्रेट। साथ में एंजाइम यहाँ कौन सा आता है, सिट्रेट सिंथेज आता है, जिससे सिट्रेट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ आता है एकोनिटेज, जिसमें वाटर को ऐड किया जाता है और फिर यहाँ बनता है आइसोसिट्रेट। अच्छा, ये TCA साइकिल को हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा हुआ है, रेस्पिरेशन नाम से तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल पर, वहां हमने इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ा है। यहाँ तो मैं तुम्हें बस एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि किसके बाद क्या हुआ है, लेकिन अगर नेट के लेवल पे डिटेल में पढ़ना है तो तुम ये वीडियो देख सकते हो, इसी चैनल पर मिलेगा तुम्हें, बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में रेस्पिरेशन लिखा मिलेगा और वहीं पर नीचे मिलेगा क्रेब्स साइकिल। सो तुम उस वीडियो को देख सकते हो। सो यहाँ पर बनेगा आइसोसिट्रेट, आइसोसिट्रेट फिर कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, और यहाँ पर एंजाइम चाहिए होता है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, जिसमें NAD कन्वर्ट होता है NaDH में और CO2, यानी कि ये सेकेंड स्टेप है और ये थर्ड है। थर्ड स्टेप पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है और डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन से बना है NaDH एंड डिकार्बोक्सिलेशन से CO2 बाहर निकला है। एंजाइम जो यहाँ पर काम करेगा उसका नाम है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। ओके, बन गया है अल्फा कीटोग्लूटारेट, फिर ये कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। अगेन यहाँ पर भी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी NaDH की फॉर्मेशन होगी, CO2 बाहर निकलेगा और कोएंजाइम को ऐड किया जाएगा, और एंजाइम यहाँ अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज होता है। ठीक है, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम A, इसके बाद यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, कोएंजाइम A को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ GDP से GTP बनती है और GTP फिर कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट कर देती है ADP को ATP में। ठीक है, ये यहाँ ऐसे आएगा, ADP से ATP में ये कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दैट सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, यहाँ पर FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में, और यहाँ सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ केवल ऑक्सीडेशन हुआ है, डिकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ है। फ्यूमरेट फिर कन्वर्ट होता है मैलेट में विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज, और यहाँ पर वाटर का एडिशन होता है, तब जाकर के फ्यूमरेट से मैलेट बनता है। आफ्टर दैट मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ मैलेट डीहाइड्रोजिनेज। अगेन यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हुआ है, जिससे NAD कन्वर्ट हुआ है NADH में। ठीक है, सो इस तरीके से फिर बन गया है OAA, और यहाँ लिंक रिएक्शन से बना है एसिटाइल कोएंजाइम A। अगेन ये रिएक्शन फिर से ऐसे चलती रहेगी। सो ये TCA साइकिल लगातार ऐसे चलती रहती है जब तक इसको ये मिलते रहेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम A और OAA। ओके, सो ये है अपनी TCA साइकिल।
सो ओवरऑल रिएक्शन अगर देखें तो देखो हमने दिया है रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम ए, 3 NAD पॉजिटिव दिए हैं, एक FAD दिया है, एक GDP दिया है, एक फॉस्फेट दिया है और 2 H2O दिए हैं। हमें मिला क्या है, कोएंजाइम ए मिला है, साथ में हमें 3 NADH मिले हैं, 1 FADH2 मिला है, 3 H पॉजिटिव मिले हैं, एक GTP मिला है और हमें 2 CO2 मिले हैं। ये रिएक्शन में हमें मिला है और ये हमने दिया है। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल, या फिर इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। अगेन जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना है वो सिट्रिक एसिड है और TCA भी है, सो उसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल देते हैं, TCA साइकिल भी बोल देते हैं और क्रेब्स साइकिल भी बोल देते हैं। ओके, आगे देखिए रेगुलेशन कैसे होता है सिट्रिक एसिड साइकिल का। सो 3 स्टेप्स होते हैं जिनको हम रेगुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में सिट्रेट सिंथेज आया था, थर्ड में आया था यहां पर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलेशन हुआ है, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है और फोर्थ स्टेप में ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, यानी कि यहां पर भी NADH बना था प्लस CO2 और यहां पर भी NADH प्लस CO2। ठीक है, सो ये 3 स्टेप ऐसे हैं जिनको रेगुलेट किया जा सकता है। कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, सबस्ट्रेट को अवेलेबिलिटी के बिहाफ पर, यानी कि अगर हमें रिएक्शन करवानी है तो लगातार हम सबस्ट्रेट देते रहेंगे तो रिएक्शन होती रहेगी। अगर रिएक्शन को रोकना है तो वहां सबस्ट्रेट को रोक दिया जाएगा, कम दिया जाएगा या बिल्कुल ही नहीं दिया जाएगा तो वो रिएक्शन रुक जाएगी। अगेन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो खुद अपने एंजाइम को इनहिबिट कर दे, मतलब कि प्रोडक्ट का इनहिबिशन हो जाए तो भी रिएक्शन को रोक सकते हैं। साथ साथ एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन हो जाए, यानी कि ये कोई ए सबस्ट्रेट है जिससे ये बी बना है, ये बी आकर के अगेन अपने ही जो एंजाइम यहाँ काम कर रहा है उस पर बाइंड हो जाए और रिएक्शन को रोक दे। समहाउ ये दोनों सेम ही बातें हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट आकर के इनहिबिट कर रहा है और यहाँ पर एलोस्टेरिक फीडबैक इनहिबिशन का मतलब यही होता है कि जो प्रोडक्ट बना है वो आकर के जिस एंजाइम ने उसको बनाया है उस पर बाइंड हो जाता है और रिएक्शन को आगे नहीं होने देता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट हमने देखा है जिसमें हम लिमिटेड द सिट्रेट सिंथेज सबस्ट्रेट, सबसे पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। किसने बनाया है, सिट्रेट सिंथेज ने। इसके सबस्ट्रेट कौन कौन से हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अगर हम उनको लिमिटेड कर देंगे तो वो रिएक्शन जो क्रेब्स साइकिल है केवल तभी तक चल पाएगी जब तक ये अवेलेबल रहेंगे, नहीं अगर ये है तो रिएक्शन रुक जाएगी, साइकिल रुक जाएगी। ठीक है, थर्ड क्या है कि आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज जो था रेगुलेट द एलोस्टेरिकली, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं इस एंजाइम से आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज जो कि सेकेंड स्टेप पर आता है वहाँ अगर मैं ADP को ऐड करती हूँ तो ये इसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, यानी कि साइकिल को बढ़ा देगा, इस एंजाइम को एक्टिव करेगा और एज सच जो साइकिल होती है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। लेकिन अगर वहाँ मैं NADH ऐड कर देती हूँ अपने सेल में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में NADH का लेवल में हाई रखती हूँ, सो ये जो एंजाइम है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज उसको नेगेटिव फीडबैक मिलेगा और वो काम नहीं कर पाएगा और साइकिल को एज सच रोक दिया जाएगा। ऐसे ही जो हमारा नेक्स्ट एंजाइम है अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये वेट अ मिनट, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप को हम इस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। जो थर्ड वाला स्टेप है जहां पर आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज काम करता है उसको हम ऐसे रेगुलेट कर सकते हैं। और जो फोर्थ स्टेप है जहां पर अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज आता है ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, यानी कि ये एंजाइम जितना स्पीड से काम करेगा उतना ही स्पीड से हमारी साइकिल रन होगी, जितना स्लो ये काम करेगा उतना ही स्लो हमारी साइकिल का स्पीड रहेगा, यानी कि ये रेट को लिमिट करता है। जैसा इसका रेट होगा स्पीड होगा ऐसा ही हमारी साइकिल का स्पीड रहेगा। ठीक है, ये भी कैसे रेगुलेट होता है, एलोस्टेरिकली, जिसमें नेगेटिव फीडबैक देते हैं इसमें सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और NADH जो कि इसके प्रोडक्ट है, यानी कि जो ये बनाता है एंजाइम उसके प्रोडक्ट ही आकर के उसको इनहिबिट कर देंगे यदि वो साइकिल नहीं रन करनी है या फिर उस एंजाइम को काम नहीं करवाना है। ठीक है, सो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक ग्लूकोज था
यहां पर ग्लाइकोलिसिस हुआ और हमें मिला 2 पायरुवेट मिल गए हैं। अब ये पायरुवेट में बना है एसिटाइल कोएंजाइम ए और यहां से हमें कितने NADH मिलेंगे? देखो NADH मिलते हैं हमें यहाँ 3, FADH2 मिलते हैं हमें यहाँ 1, GTP मिलते हैं हमें यहाँ 1 और CO2 मिलते हैं हमें यहाँ 2। अगर मैं एक पायरुवेट की बात कर रही हूँ, एक की, अगर मैं 2 पायरुवेट की बात करती हूँ तो चीजें डबल हो जाएंगी, चीजें यहाँ पर डबल हो जाएंगी। NADH 3 थे, 3 और हो जाएंगे, 1 1 और 2। सो 3 + 3, एक NADH जब ETC में जाता है और वहां पर ये 2.5 ATP बनाता है, यानी यहाँ टोटल NADH कितने हैं? 6, FADH2 कितने हैं? 2, GTP हो जाएंगे 2, CO2 हो जाएंगे 4। 6 और 1 ने कितना दिया है? 2.5। और FADH2 कितना देता है? ये 1.5 ATP देता है। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1.5, ये तो डायरेक्ट 2 ही देंगे, तो देखो यहाँ पर कितने मिलेंगे हमें? एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, सो यहाँ हमें टोटल मिले हैं NADH 6 मिले हैं, ये 2 FADH2 मिले हैं और GTP। तो यहाँ पर कितनी ATP आएंगी देखिए, ठीक है, तो 15 ATP हो जाएंगे यहाँ, 15। और अगर बात करें FADH2 की तो ये कितने आएंगे? 4 नहीं 3 और 2 ये हैं, तो कितना हो गया टोटल? 20 ATP। यानी हमें TCA साइकिल में 20 ATP मिलते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने जो लिंक रिएक्शन होती है उसके ऐड नहीं किए हैं। लिंक रिएक्शन में 2 NADH बनते हैं, मतलब एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट, 2 पायरुवेट से 2 NADH। सो अगेन यहाँ पर अगर 2 से करें 2.5 मिल रहा है एक से, तो कितना आएगा? 6 ATP यहाँ हो जाएंगी। ठीक है, अगर खाली क्रेब्स साइकिल की बात करेगा तो 20 ATP आएंगी। अगर पायरुवेट से क्रेब्स साइकिल तक, जिसमें लिंक रिएक्शन भी आएगा, क्रेब्स साइकिल भी आएगा, तो 26 ATP हो जाएंगी। ठीक है, सो ये कैलकुलेशन रहेगा इसके लिए। यहाँ पर देखो, सो वन क्रेब्स साइकिल है, 1 क्रेब्स साइकिल में देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कितने हुए हैं? 2 हुए हैं, 3rd पर और 4th पर। नंबर ऑफ NADH एंड FADH2 फॉर्म हुए हैं, NADH फॉर्म हुए एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADH एंड 1 FADH2। नंबर ऑफ ATP या GTP कितने फॉर्म हुए हैं? 1 GTP। नंबर ऑफ ATP SLP से कितने फॉर्म हुए हैं? 1, केवल 1 फॉर्म हुआ है। लेकिन OP यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 3 NADH है और 1 FADH2 है। सो 3 NADH, सो इसमें आ जाएगा 7.5 और यहाँ एक ही बनाया तो 1.5, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 ATP आ जाएंगी। और एंजाइम्स दैट कैन रेगुलेट, जो रेगुलेट कर सकते हैं इसको, वो कितने होंगे? सिट्रेट सिंथेज को कर सकते हैं, अल्फा कीटोग्लूटरेट को कर सकते हैं और आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज को कर सकते हैं। ये 3 ऐसे एंजाइम हैं जिनसे हम क्रेब्स साइकिल को रेगुलेट कर सकते हैं, इनको रेगुलेट करके। ठीक है, इसके बाद जो इरिवर्सिबल स्टेप है वो फर्स्ट वाला होता है, 3rd वाला होता है और 4th वाला होता है, बाकी सारे रिवर्सिबल हैं। इनिबिटर ऑफ सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर एक एंजाइम होता है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज।
इसको इनहिबिट करने वाला होता है मेलोनेट। सो सक्सिनेट इस एंजाइम का सबस्ट्रेट है और मेलोनेट, ये दोनों आपस में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की तरह काम करते हैं, यानी कि जो मेलोनेट होता है ये इसको इनहिबिट करता है इस एंजाइम से बाइंड करने के लिए, ठीक है। और ये मिलता कहाँ है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज हालांकि क्रेब्स साइकिल का एंजाइम है। सो ये मैट्रिक्स में ना मिल करके जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पर मिलता है, वहां से वो ऑपरेट करता है क्रेब्स साइकिल को, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे आगे इसमें ये कुछ सटल पाथवे हैं जो हमें देखना है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुवेट बना, पायरुवेट के दौरान यहाँ पर 2 NADH निकले हैं। अब ये NADH भी अंदर एंटर करेंगे क्योंकि यहाँ से जो NADH आया है, यहाँ से जो आए हैं वो सारे तो यहाँ मैट्रिक्स में हैं, ETC में डायरेक्ट एंटर कर जाएंगे, लेकिन जो NADH यहाँ है ग्लूकोज जो ग्लाइकोलिसिस से बना है उसको भी अंदर जाना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट अंदर नहीं जाएगा, वहाँ पर कुछ पाथवेज होते हैं जो उसको ट्रांसफर करते हैं। अब ये पाथवे भी 2 टाइप के रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। एक होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, इसमें क्या होगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये साइटोसोल है, यहाँ पर बन गया है NADH और इस NADH को मैं अंदर भेजना है, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं जाएगा। तो यहाँ पर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान। सो इसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट में और जो NADH बना है उसको इस्तेमाल करके उसे कन्वर्ट किया जाएगा NAD में और यहाँ बन जाता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट। अब ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ये कर सकता है, या तो इसका कोई ट्रांसलोकेज है यहाँ पर, या फिर डायरेक्ट तो नहीं कर पाएगा, एज सच बड़ा कंपाउंड है तो यहाँ पर कुछ ट्रांसलोकेज लगे होंगे जिससे ये खुद मूव कर सकता है। सो ये अंदर आएगा, अंदर आने के बाद फिर ये कन्वर्ट होता है फिर से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और ये FAD जो यहाँ होगा उसको कन्वर्ट कर देगा FADH2 में, ठीक है। सो हमारा जो NADH है वो अंदर तो आ गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लॉस हुआ है। देखो लॉस क्या हुआ है, NADH2 बनाता है 2.5 ATP, लेकिन जो इसके रिस्पेक्ट में हमें अंदर मिला है FADH2 ये बनाता है 1.5 ATP। सो अगर NADH को हम इस पाथवे से अंदर डाल रहे हैं तो वहां पर 1 ATP का लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसने 2.5 बनाए हैं, इसने 1.5 बनाए हैं, तो यहाँ 2.5 में और 1.5 में 1 ATP का डिफरेंस आएगा। तो यानी इसके लिए हमें 1 ATP खर्च करना पड़ेगा यदि हम NADH को यहाँ अंदर ट्रांसफर करना चाहते हैं इन दिस पाथवे। एक और पाथवे होता है जिसमें यहाँ पर देखो ये साइटोसोल वाला पार्ट है और यहाँ पर एस्पार्टेट है। एस्पार्टेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट इस NADH को इस्तेमाल करता है, ये वो NADH है जो ग्लाइकोलिसिस से बना है और अंदर जाना चाहता है। सो उसको यहाँ इस्तेमाल करके ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, ठीक है। अब ये मैलेट फिर अंदर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और ये मैलेट फिर कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में और NAD पॉजिटिव को लेकर के कन्वर्ट कर देता है NADH में। यानी ये NADH जो यहाँ पर था अब देखो यहाँ बन गया है और यहाँ पर भी 2.5 ATP देता और NADH तो 2.5 देता ही है। यानी अगर इस पाथवे को इस्तेमाल किया जाएगा जिसको हम ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट पाथवे बोलते हैं, तो वहाँ सेम हमें कोई भी ATP खर्च नहीं करनी पड़ती है और NADH अंदर आ जाता है। लेकिन अगर ग्लिसरॉल वाले पाथवे को इस्तेमाल किया जाएगा तो वहाँ पर 1 ATP देनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा पाथवे जो है रन होता है। तो ये हमने देख लिया है। अब बारी है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। आई होप तुम्हें यहाँ तक टॉपिक समझ आया होगा। अगर तुमने पहले इसके बारे में पढ़ा है तो यहाँ तक आराम से समझ आ गया होगा। नहीं भी पढ़ा है तो भी मैंने तुम्हें एक ओवरव्यू दे दिया है कि क्रेब्स साइकिल में क्या क्या होता है। अब बारी है कुछ PYQs को प्रैक्टिस करने की। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ करना कैसे है कि जो भी क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर रही हूँ यहाँ तुम्हें वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और उसका आंसर ढूंढना है। जैसे ही तुम आंसर ढूंढोगे उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले करके तुम देखना कि किसका आंसर क्या रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जून 2023 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 11 और ID है 75। क्वेश्चन दिया है पायरुवेट जनरेटेड बाय ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोएंजाइम A
which is metabolized by the citric acid cycle, generating energy-rich molecules. From the choice given below, select the right combination of these molecules produced from one molecule of acetyl coenzyme A. यानी एसिटाइल एक हमने मॉलिक्यूल लिया है एसिटाइल कोएंजाइम ए का, तो उससे हमें कितने NADH, कितने FADH2, कितने GTP मिलेंगे। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और देखिए इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये कहा है कि ग्लूकोज से बना है पायरुवेट, पायरुवेट से बना है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यहाँ इससे एक साइकिल रन होगी तो कितने मिलेंगे। देखो TCA साइकिल में, जो एक TCA साइकिल होती है उसमें हमें 3 NADH मिलते हैं एंड 1 FADH2 मिलता है एंड 1 GTP मिलती है। चलिए मैच कर लेते हैं। 2 NADH नहीं, 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP सही, ये गलत, ये भी गलत। तो हमारा आंसर हो जाएगा द सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन ऑफ द TCA साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सेप्ट। 4 स्टेटमेंट में 3 बातें TCA साइकिल के लिए सही है लेकिन एक गलत है। कौन सी गलत है ये तुम्हें बताना है। इट जनरेट्स द रिड्यूस्ड NADH एंड रिड्यूस्ड FADH, बिल्कुल सही बात है। अगर NADA की रिड्यूस फॉर्म की बात करते हैं तो ये होती है NADH और FAD की रिड्यूस फॉर्म होती है FADH2। सो TCA साइकिल में ये बनते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये सही है। इट जनरेट्स गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये GTP बनाता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमने पढ़ा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। इट कैटेलाइज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटेट टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये भी बिल्कुल सही बात है। हमने पढ़ा ना कि TCA साइकिल में 2 जगह पर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ है। इन TCA साइकिल 2 डीकार्बोक्सिलेशन हुए हैं। स्टेप्स के नाम याद हैं, 3rd एंड 4th, यानी यहाँ 2 CO2 बने हैं। और जो इस साइकिल में हमने एंटर करवाया था एसीटेट यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये कितने कार्बन का है, ये भी 2 कार्बन का है। सो जो 2 कार्बन हमने दिए थे वो दोनों कार्बन 2 CO2 के फॉर्म में आ गए हैं और साथ में ही 2 H2O भी आए हैं। सो ये बात बिल्कुल सही है कि इट कैटेलाइज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जितने कार्बन का कंपाउंड हमने दिया है रिएक्शन में उतने ही हमें CO2 मिल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर एसीटेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और प्लस वाटर में। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। डी में लिखा है इट कॉजेज द नेट सिंथेसिस ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट फ्रॉम द एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस रिएक्शन में यानी TCA साइकिल में फॉर्म होता है ऑक्सैलो एसीटेट, कहाँ से, एसिटाइल कोएंजाइम ए से। तो गलत है, ऐसा तो नहीं होता है। ऑक्सैलो एसीटेट कहाँ से बनता है, जो लास्ट स्टेप है, इसके साथ में तो ये कंबाइन करके सिट्रेट बनाता है, ना कि ये यहाँ से बनता है। ये बात गलत है, हमसे पूछा है गलत ही, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा द 4th ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन द TCA साइकिल। TCA साइकिल में कौन कौन से स्टेप पर CO2 रिलीज होती है, 3rd पर होती है और 4th पर होती है। सो 3rd स्टेप कौन सा है, जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में। दिस इज द 3rd स्टेप, यहाँ पर CO2 बनती है। इसके बाद व्हेन अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में, दैट इज द 4th स्टेप, और यहाँ पर भी CO2 रिलीज होती है। यानी हमारा आंसर हो जाएगा P and R, P and R, यानी B ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। परफेक्ट, आगे देखिए। Which of the following enzyme does not take part in the TCA cycle? सिट्रेट सिंथेज, ऑफ कोर्स ये तो फर्स्ट स्टेप पर ही आएगा, ये यूज होता है। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज 3rd पर आता है। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज ये नहीं आता। बताइए ये कहाँ पर आएगा, ये लिंक रिएक्शन का पार्ट है।
ये एंजाइम लिंक रिएक्शन करवाता है। इसके बाद मैलेट डीहाइड्रोजनेज भी इसी में आता है। स्टेप मुझे देखना पड़ेगा, मैलेट डीहाइड्रोजनेज, मैलेट जिससे बना है, यानी शायद ये 8th स्टेप में आता है, एक बार तुम चेक कर लेना, 8th स्टेप में आता है मैलेट डीहाइड्रोजनेज। सो ये तीनों ही TCA साइकिल में होते हैं, पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज नहीं होता। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखें, व्हाई इज द TCA साइकिल द सेंट्रल पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल्स। TCA साइकिल को सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका सेंट्रल पाथवे माना जाता है। मेटाबॉलिज्म यानी कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, यानी सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होना एनाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन होना कैटाबॉलिज्म। सो TCA साइकिल मेटाबॉलिज्म का सेंट्रल पाथवे होता है क्योंकि ये एम्फीबोलिक होता है। एम्फीबोलिक का मतलब है कि यहाँ कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, साथ में एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। ठीक है, सो इट अकर इन द सेंटर ऑफ द सेल। क्या ऐसा है? नहीं, सेंटर ऑफ सेल में तो नहीं मिलता है। इट्स इंटरमीडिएट आर कॉमनली यूज्ड बाय अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन। एग्जैक्टली, ठीक है। सो ये वाला स्टेप हमारा सही हो जाएगा क्योंकि TCA साइकिल में देखो, TCA साइकिल में जो सिट्रेट बनता है वो आगे जा करके फैटी एसिड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। TCA साइकिल में जो सक्सीनेट बनता है वो आगे जा करके जो हीम ग्रुप होता है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और बाकी जो भी चीजें फॉर्म होती हैं वो सारे अमाइनो एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो एज सच TCA साइकिल में कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है और साथ में जो वहां बन रहे हैं इंटरमीडिएट, उनसे फिर और भी सब्सटेंसेस को बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट आते हैं वो किसी दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए TCA साइकिल को सेंट्रल पाथवे बोलते हैं ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। ठीक है, ऑल अदर मेटाबॉलिक पाथवे डिपेंडेंट अपॉन इट। ऐसा तो नहीं है कि सारे ही इस पर डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन सेल में बहुत सी रिएक्शन ऐसी हैं जो इस पर डिपेंड होती हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल, फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड समहाउ इस पर डिपेंड करती है, फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स वो यहीं पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और यहीं से ग्लूकोज की फॉर्मेशन भी अगर हमें करनी है तो भी इसके इंटरमीडिएट से ही होती है, लेकिन सारे नहीं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑल ऑफ, नन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर है द सेकंड ऑप्शन। आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल इन अ यूकैरियोटिक सेल आर लोकेटेड इन द, मोस्ट ऑफ, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ, कौन सा नहीं? सक्सीनेट डीहाइड्रोजनेज, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से एसोसिएट होता है। बाकी के जो सारे हैं वो कहाँ मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में मिलेंगे। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन द सिट्रिक एसिड साइकिल डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द एनर्जी ऑफ। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट होता है सक्सीनेट में, सक्सीनेट में। इस दौरान यहां GDP से बनती है GTP। सो GDP से GTP बनाने के लिए एनर्जी कहां से आई है? सक्सिनाइल कोएंजाइम A कुछ ऐसे कि सक्सिनाइल कोएंजाइम A है, यहाँ सल्फर है और ये कोएंजाइम A है। जब ये यहाँ से ब्रेक होता है तो ये बन जाता है सक्सीनेट, और जब ये यहाँ से ब्रेक होता है तो इस बॉन्ड को बोलते हैं थायोएस्टर बॉन्ड। ये थायोएस्टर बॉन्ड होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तब ये बाहर निकल के सक्सीनेट बनाता है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी को यूज करके GDP से GTP बनती है। ठीक है, सो जो वहां पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है, यानी कि जो डायरेक्ट GTP बना है सिट्रिक एसिड साइकिल में, वो किसकी एनर्जी पर डिपेंड करता है? सो वो डिपेंड करता है थायोएस्टर बॉन्ड ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A। सक्सिनाइल कोएंजाइम A में जो थायोएस्टर बॉन्ड है उसकी एनर्जी से बनता है GDP से GTP। सो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। आगे देखिए, ओके, अब यहाँ कुछ अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो कि PYQ से अलग हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अगेन यहाँ पर भी तुम्हें ऐसे ही करना है कि जो भी क्वेश्चन आया है उसको पॉज करके वीडियो को सॉल्व करेंगे,
और बाद में प्ले करके फिर अपना आंसर चेक करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय द टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इन द टीसीए साइकिल इज। क्वेश्चन देखो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्रोड्यूस्ड बाय द टोटल ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए इन द टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल में टोटल कितने एटीपी बनते हैं देखो। सो एक टीसीए साइकिल में 3 NADH, 1 FADH2 एंड 1 GTP। 3 NADH का मतलब है 3 एक से बनता है 2.5, यहाँ 1 इंटू 1.5 और यहाँ पर 1 है। सो 1 ATP यहाँ, 1.5 ATP यहाँ एंड 7.5 ATP यहाँ। सो ये कितना हो जाएगा 7, 8, 9 तो मिलेगा हमें OP से, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन से, और 1 हमें मिलेगा सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन से। सो 9 एंड 1 10, टोटल 10 ATP हमें मिलती है टीसीए साइकिल में, एक टीसीए साइकिल में। ठीक है, सो एक टीसीए साइकिल से हमें 10 ATP मिलती है, आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन इन टीसीए साइकिल इज इन स्टेप्स। कौन से स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन होता है, यानी कि जीटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो कब होती है, जब सक्सिनेट थायोकाइनेज आता है ना, यानी कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जब कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, तो वहां पर ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है, थायोएस्टर बॉन्ड ब्रेक होता है, उसको ब्रेक करके और यहाँ जीडीपी से जीटीपी बनाने के लिए आता है सक्सिनेट थायोकाइनेज। ठीक है, सो ये वाला एंजाइम हेल्प करता है जीटीपी को बनाने में फ्रॉम द जीडीपी और उस बॉन्ड को ब्रेक करने में। ओके, फोर्थ विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने देख लिया है कि यहाँ पर जब सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में, उस दौरान जीडीपी कन्वर्ट होता है जीटीपी में, और फिर ये जीटीपी एडीपी को कन्वर्ट करता है एटीपी में। आगे देखिए, क्वेश्चन है थर्ड, दिया है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल टू बी कॉन्टिन्यूअस रिक्वायर द रीजनरेशन ऑफ। अगर हमें टीसीए साइकिल को कॉन्टिन्यूअस रखना है, लगातार चलाते रहना है, तो किसका रीजनरेट होना जरूरी है, तो किसका है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का। ठीक है, जब जब OA बनता रहेगा तो वहां पर ये रिएक्शन स्टार्ट रहेगी, कॉन्टिन्यूअस रहेगी। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा बी। और वैसे भी इस रिएक्शन में देखो होता क्या है, टीसीए साइकिल में हमें NADH मिल जाता है, FADH मिल जाता है, GTP मिल जाती है, CO2 मिल जाता है, H2O मिल जाता है, ये मिले हैं। क्या कोई कंपाउंड मिला है, नहीं, कंपाउंड मिला नहीं है, रीजनरेशन हुआ है कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से ये साइकिल स्टार्ट हुई थी, फिर से इस साइकिल ने क्या किया, लास्ट में हमें ये ही दे दिया है। ठीक है, फिर ये बाइंड करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए से, फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, फिर हमें क्या मिलेगा, फिर यही मिलेगा। सो बेसिकली टीसीए साइकिल ये तो बनाता है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को रीजनरेट करता है, ताकि आगे फिर से जो साइकिल है वो स्टार्ट कर सके। ठीक है, सो हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सक्सेनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड रिक्वायर द फॉलोइंग हाइड्रोजन कैरियर। जब मुझे सक्सेनिक एसिड को कन्वर्ट करना है फ्यूमरिक एसिड में, तो कौन एक्ट करेगा एज अ हाइड्रोजन कैरियर। अब खुद ही देखो तुम, सक्सेनिक को हमें कन्वर्ट करना है फ्यूमरेट में, तो वहां पर FAD जो होता है वो एक्ट करता है एज अ हाइड्रोजन कैरियर, और FAD को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लेवोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, सो सी विल बी द आंसर। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, हाँ ठीक है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन द EM-TCA साइकिल। EM यानी कि जो EM साइकिल कौन सी थी, मेयर-होफ की और एम्बेडमेंट की, यानी कि TCA साइकिल, ये होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस से TCA, सो ग्लाइकोलिसिस देन लिंक रिएक्शन देन TCA, तो टोटल कितना CO2 मिलता है। ठीक है, सो ग्लाइकोलिसिस में
कोई CO2 नहीं मिलता। लिंक रिएक्शन से, लिंक रिएक्शन में हमें 1 CO2 मिलता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन, ओके, ग्लूकोज का पूछा है तो वहां पर 2 बार लिंक रिएक्शन होगी। मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताती हूं। ये है अपने पास ग्लूकोज, बना है पायरुवेट, 2 पायरुवेट बने हैं। यहां हुआ ग्लाइकोलिसिस, जिसको हम EM पाथवे भी बोलते हैं, और यहां कोई CO2 नहीं मिलती। पायरुवेट करेगा 2 लिंक रिएक्शन, क्योंकि 2 पायरुवेट है, 2 लिंक रिएक्शन। एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए, यहां पर CO2 बनती है और यहां पर CO2 बनती है, ठीक है। इसके बाद ये करता है TCA साइकिल। TCA साइकिल में यहां बनती है 2 CO2, और ये भी करेगा एक और TCA साइकिल, जिसमें अगेन यहां पर 2 CO2 मिलती हैं। सो टोटल कितनी हो गई है? 2, 2, 4, 5, 6 CO2 मिलेंगी। आंसर हो जाएगा अपना A, ठीक है। देखो यहाँ डैश दिया है ना, तो इसका मतलब है बीच में जो भी आएगा वो भी कंसिडर करना है। अगर खाली EM और TCA का पूछना होता तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, EM एंड TCA। लेकिन अगर तुमसे EM करके फिर डैश लगाया है, TCA कहा है, यानी कि यहां से लगा करके इसके बीच में जो भी रिएक्शन आएंगे और TCA तक कितने CO2 फॉर्म हुए, तो यहाँ 6 आंसर आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट फ्रॉम ऑक्सैलोएसिटेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए इज द कंडेंसेशन। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो यहाँ कौन सा एंजाइम आएगा? सिट्रेट सिंथेज, और ये करेगा क्या? ये कंडेंसेशन करता है। सो सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, एसिटाइल कोएंजाइम ए इज नॉट यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ओके। सो जो ये है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये फैटी एसिड बनाने में भी हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, और सिट्रिक एसिड तो बनाएगा ही। किसके साथ में ऐड होकर के? OAA के साथ में ऐड होकर के बनाता है सिट्रिक एसिड। फैटी एसिड भी बनाता है और कोलेस्ट्रॉल भी बनाता है, लेकिन पायरुविक एसिड नहीं बनाता है, जबकि पायरुविक एसिड इसको बनाता है, ना कि ये इसको बनाएगा। उसने पूछा है ये क्या नहीं बनाता है? ये पायरुविक एसिड नहीं बनाता है। सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस इन द सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज स्टेप इज, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज स्टेप में कितनी ATP बनती है? एक मिनट, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज, एक मिनट, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज सबस्ट्रेट लेवल या ऑक्सीडेटिव? एक मिनट, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज सक्सिनेट को कन्वर्ट करता है फ्यूमरेट में, और यहाँ FADH2 बनता है। सो ये FADH2 आगे जाकर के 1.5 ATP बनाता है, ठीक है। सो 1.5 ATP बनेंगी सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज के थ्रू, 1.5। सो इसमें ना थोड़ी सी गलती हुई है, शायद टाइप करने में गलत रहा होगा, इसको मैं ठीक कर देती हूँ। ठीक है, तुम इसको यहाँ लिख लेना, 1.5 है ये वाला जो है, ये क्या है? ए यहाँ लिख देती हूँ, ये 1.5 है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा, क्योंकि सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज में बनता है FADH2, और एक FADH2 जब ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन करता है सो वो 1.5 ATP देता है, ठीक है। सो आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा।
9th क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे आर आइदर एनाबॉलिक या फिर कैटाबॉलिक, विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इज कंसिडर्ड एज द एम्फीबॉलिक इन नेचर। मोस्टली जो पाथवे या तो वो कैटाबॉलिक है यानी चीजों को ब्रेक कर रहे हैं, या तो एनाबॉलिक है यानी चीजों को बना रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पाथवे भी होता है जो एम्फीबॉलिक है यानी वहां पर ब्रेक डाउन भी हो रहा है और सिंथेसिस भी हो रहा है, तो वो टीसीए साइकिल है ऑफ कोर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो आगे जाकर के अमाइनो एसिड और फैटी एसिड को बना रहे हैं, और बाकी यहाँ ब्रेक डाउन तो हो ही रहा है, पायरुवेट फिर सब कुछ चीजें ब्रेक डाउन में चल रही हैं, साथ साथ बन भी रहा है। सो टीसीए साइकिल इज अ एम्फीबॉलिक इन नेचर, सो फोर्थ विल बी द आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए 10th क्वेश्चन है, ये 10th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीसीए साइकिल इज ट्रू। टीसीए साइकिल के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है। सो ये एक एनारोबिक प्रोसेस है, हमसे क्या पूछा है, ट्रू पूछा है, एक मिनट रुकिए, ओके, हमसे पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। सो ये एक एनारोबिक प्रोसेस है, साइटोसोल में मिलती है, नहीं, इट कंटेन नो इंटरमीडिएट फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये भी गलत है, मैंने तुम्हें बताया था कि टीसीए साइकिल में कुछ इंटरमीडिएट ऐसे होते हैं जो आगे जाकर के ग्लूकोज को बना सकते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, लेकिन इसमें लिखा है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा सके, तो ये गलत हो जाएगा। ये एम्फीबॉलिक नेचर का होता है, ये बात सही है। अच्छा, ये गलत क्यों है एनारोबिक प्रोसेस, ये एक एरोबिक प्रोसेस होती है, हालांकि टीसीए साइकिल में डायरेक्ट O2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन यदि सेल में O2 है और माइटोकॉन्ड्रिया है तो ही क्रेब्स साइकिल रन होगी। मानो अगर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है लेकिन O2 नहीं है तो भी क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो, क्रेब्स साइकिल होने के लिए O2 का होना जरूरी है, हालांकि डायरेक्ट O2 वहां इन्वॉल्व नहीं होती है, किसी भी स्टेप में O2 का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर सेल में O2 नहीं होगा तो क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगी। इसलिए क्रेब्स साइकिल क्या है, एक एरोबिक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ लिखा है एनारोबिक, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर है हमारा डी। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 11, एन एलोस्टेरिक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द रेट ऑफ टीसीए साइकिल इज। इनमें से कौन सा एंजाइम है जिसको हम, जो टीसीए साइकिल को कंट्रोल करता है। तो देखो यहाँ सेकेंड वाला जो है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम ऐसा है जिसको कंट्रोल करके हम टीसीए साइकिल को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि 3rd स्टेप पर इस्तेमाल किया जाता है। इससे अलग जो फर्स्ट पर आएगा यानी सिट्रेट सिंथेज, उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं, और जो 4th पर आएगा अल्फा कीटोग्लूटारेट, उससे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 12, आउट ऑफ 20 mole of ATP formed in TCA cycle, 2 molecules of ATP can be formed at substrate level by which of the following reaction। TCA cycle में 20 molecule of ATP बनते हैं, उनमें से 2 molecules सीधा ATP बनते हैं यानी कि GTP, GTP से फिर ATP, तो कौन से स्टेप पर ATP या GTP बनता है। सो कहाँ बनता है, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A कन्वर्ट होता है सक्सेनिक एसिड में, उस दौरान यहाँ पर GTP बनती है जो फर्दर ATP में कन्वर्ट हो जाती है, तो आंसर हो जाएगा 4th। द इनिशियल स्टेप्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज, कौन सा होता है सबसे पहला स्टेप। सो सबसे पहला स्टेप है कि जब कंडेंसेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम A का ऑक्सैलो एसीटेट के साथ में, ये सबसे पहला स्टेप होता है टीसीए साइकिल का, जो हमें बी में दिया गया है। सो बी विल बी द आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, द सब्सटेंस विच मे बी कंसिडर्ड टू प्ले अ कैटालिस्टिक रोल इन सिट्रिक एसिड साइकिल इज। हाँ, इस क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा सब्सटेंस है जो कि कंसिडर किया जाता है एज अ कैटालिटिक रोल इन सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो उसमें बताइए ऑक्सैलो एसीटेट है, आइसोसिट्रेट है, मैलेट है और फ्यूमरेट है, तो इसमें कैटालिटिक रोल किसका होता है।
ठीक है, देखो ये क्वेश्चन नंबर अपना 15 है। सो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सब्सटेंस विच मे बी कंसीडर्ड टू प्ले अ कैटालिटिक रोल इन सिट्रिक एसिड साइकिल। मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए कि सबसे पहले कैटालाइज करके कौन सी रिएक्शन टीसीए साइकिल को स्टार्ट करती है, तो इसका कैटालाइज होता है तब जाकर के हमारी टीसीए साइकिल स्टार्ट होती है। सो इसका फर्स्ट हो जाएगा आंसर। 15 में देखिए, एन एंजाइम ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी काम करता है लेकिन वो बाहर भी मिल सकता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर है अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। ये वाला एंजाइम जो कि मैट्रिक्स में काम करता है, टीसीए साइकिल में करता है, लेकिन ये टीसीए साइकिल के बाहर भी मिलता है, तो आंसर हो जाएगा द थर्ड ऑप्शन। आगे देखिए 16th क्वेश्चन है, द रिएक्शन कैटालाइज बाय अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज इन द सिट्रिक एसिड साइकिल रिक्वायर्स। तो इन्हें क्या रिक्वायर होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट को, तो ये जो एंजाइम है ये NAD को कन्वर्ट करता है NADH में, सो इसको रिक्वायरमेंट होगी NAD की, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 17 क्वेश्चन देखिए, इफ ऑल द एंजाइम्स इंटरमीडिएट्स and cofactor of the citric acid cycle as well as an excess of the starting substance acetyl coenzyme A are present and functional in an organelle free solution at the appropriate pH, which of the following factor of the citric acid cycle would prove to be rate limiting। यानी कि यदि मैं सेल से बाहर इस प्रोसेस को कर रही हूँ, ठीक है, और वहाँ मैंने एंजाइम्स भी दे दिए हैं, इंटरमीडिएट्स भी दिए हैं, कोफैक्टर्स भी दे दिए हैं और पीएच को भी एक एप्रोप्रिएट पीएच भी दे दिया है, तो कौन सा पार्ट है जो आगे जाकर के रिएक्शन को रेट लिमिटिंग कर देगा, मतलब रोक सकता है। ठीक है, सो देखो यहाँ पर कहा है कि हर एक चीजें दी हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं कर सकता क्योंकि एज सच टीसीए साइकिल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, डायरेक्ट तो नहीं होती है। सो अगर ये कम भी रह जाता है तो वहां रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स को हमने दे दिया है, वो भी दिक्कत नहीं करेंगे। टर्नओवर ऑफ इंटरमीडिएट्स, ये भी दिक्कत नहीं करेंगे। दिक्कत वहां कहाँ आएगी, कोफैक्टर के रिडक्शन में आएगी, क्योंकि देखो हमने NAD दिया है, फिर वो कन्वर्ट होता है NADH में। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर H पॉजिटिव का एडिशन होता है, उसके बाद जाकर के NADH बनता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि NAD है, NADH बना है, अब ये NADH आगे जाकर के फिर NAD में बनाता है, NAD में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही अगर मैं FAD की बात कर रही हूं और उससे बनता है FADH2, FAD कन्वर्ट होता है FADH2 में, फिर FADH2 फिर से ETC करके फिर FAD में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से चीजें रिन्यू होती रहती हैं कि NAD से NADH, फिर वो ETC में गया, फिर NAD आ गया है, FAD से FADH2 वो फिर से FAD में आ गया है। तो इस तरीके से जो कोफैक्टर्स होते हैं उनका रिडक्शन चलता रहता है, लेकिन अगर हमारे पास कोफैक्टर ही अवेलेबल नहीं होंगे तो उनका रिडक्शन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ETC तो नहीं चल रहा है, तो NADH तो बन जाएंगे लेकिन वो फिर से NAD में कन्वर्ट नहीं होंगे, और अगर NAD नहीं होगा तो उनका फिर रिडक्शन भी नहीं कर पाएंगे आगे। ठीक है, सो इस वजह से ये पॉइंट जो है थोड़ा सा अपनी रिएक्शन को रोक सकता है, ये लिमिटिंग कर सकता है, तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखिए 18th क्वेश्चन है, द एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज इन द सिट्रिक एसिड साइकिल रिक्वायर्स। इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, लिपोएट की होती है। ये मैंने तुम्हें लिंक रिएक्शन वाले वीडियो में पढ़ाया था कि जो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज है वो लगभग सिमिलर वर्क करता है अल्फा कीटो डीहाइड्रोजिनेज की तरह। जितने कोफैक्टर इसके थे कितने थे, 5 थे, NAD, FAD, कोएंजाइम A और लिपोलिक एसिड या फिर लिपोएट और TPP। ये सेम इसको भी चाहिए होते हैं, तब जाकर के काम करता है। तो इन सभी में से लिपोएट ऐसा फैक्टर है जो यहाँ पर रिक्वायर होता है, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19,
द एग्जाम्पल ऑफ जनरेशन ऑफ अ हाई एनर्जी फोस्फेट एट सबस्ट्रेट लेवल इन द सिट्रिक एसिड साइकिल इज इन द रिएक्शन। किस रिएक्शन में होता है? कई बार हमने देख लिया है सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में, तब जाकर के यहाँ जीटीपी या फिर सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन होता है। फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 20 है फ्लोरो एसीटेट इनिबिट द रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। जो फ्लोरो एसीटेट होता है वो किसको इनिबिट करता है? ठीक है, यहाँ हमें बताना है कि जो फ्लोरो एसीटेट होता है वो कौन से पार्ट को इनिबिट करता है, कौन से एंजाइम को इनिबिट करता है। ठीक है, इसका आंसर मुझे भी देखना पड़ेगा, मुझे नहीं याद है, देख कर बताती हूँ मैं पीछे। 21 देखो, फॉर्मेशन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फॉर्म अल्फा कीटोग्लूटारेट इज इनिबिटेड बाय। किससे इनिबिट होगा? तो देखो जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनता है अल्फा कीटोग्लूटारेट से, तो यहाँ पर जो एंजाइम आता है उसको इनिबिट करने के लिए आर्सेनाइट होता है, ये उसको इनिबिट कर सकता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तुम्हें इसका आंसर याद रखना है कि ये ऐसा इनिबिटर है जो कि इस रिएक्शन को रोक सकता है। द नंबर ऑफ एटीपी, ये क्वेश्चन नंबर 22 है अपना। द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेटेड फॉर ईच टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। कितने बनते हैं? नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट फॉर ईच टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, तो कितने बनेंगे? हमने पढ़ा था अभी कि सिट्रिक एसिड साइकिल में टोटल 20 एटीपी बनती हैं, 20 एटीपी बनती है, लेकिन इसमें 20 नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेटेड फॉर ईच टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, सो 9, 10, 20 होते हैं। तो यहाँ 20 नहीं है, मान लो सी में यहाँ 20 कर लो तुम, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इल्ड। जब एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें कितनी एटीपी मिलती है? ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इल्ड हमें ये कितनी एटीपी देता है? तो टोटल अगर तुम काउंट करेंगे तो 32 एटीपी आती हैं। अगेन यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, 32 कर लीजिए यहाँ, सो आंसर अपना सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अ कैरियर मॉलिक्यूल्स इन द सिट्रिक एसिड साइकिल इज। कौन सा होता है कैरियर मॉलिक्यूल जो कि इस पूरी रिएक्शन को कैरी करता है, स्टार्ट करता है? अगेन ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, अ स्पेसिफिक इनिबिटर फॉर सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का इनिबिटर क्या है? अभी हम देख के भी आए हैं, आर्सेनाइट। तो ये हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा ठीक है, यहाँ तुम अपने आंसर चेक कर सकते हो। कौन सा क्वेश्चन हमारा रह गया था? क्वेश्चन नंबर 20 था आई थिंक। फ्लोरोएसीटेट इनिबिट करता है रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, तो 20 का आंसर देखना है। सी, यानी कि सी आंसर है। सो यहाँ जो फ्लोरोएसीटेट होता है वो सिट्रेट अल्फा सिस एकोनिटेट को इनिबिट करता है। ठीक है, और ये आता कहाँ है? ये सेकंड स्टेप पर आता है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको तुम याद रखोगे अच्छे से। ठीक है, आंसर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सो आज की वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।